नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से हुआ, उसका क्या भुगतना पड़ा जर्मनी को, ये हम लोगों ने भी देख लिया। लेकिन अब देखते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, यानी कि उसका परिणाम क्या निकला, इफेक्ट क्या था उसका, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। ये कॉन्टिनेंट का कहने का मतलब सिंपल से बात कर रहा है यूरोप का, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आपने देखा कि बेसिकली दो पावर के बीच में लड़ा गया, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर, जिसमें हमारा सेंट्रल पावर में बिलोंग करता था जर्मनी, पूरी तरीके से हार गया, भयंकर तबाही मचा, और जो हमारा अलाइड पावर था वो जीत गया, है ना। पिछले क्लास में आपने ये भी देखा कि 6 बिलियन पाउंड का कर्ज लगाया जाता है किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, और ये कहा जाता है कि जितना भी नुकसान हुआ तुम्हारे वजह से हुआ, इसलिए इसका भरपाई भी तुम ही करोगे। इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब आगे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, इसका नुकसान इतना भयंकर था, मतलब इतना भयंकर था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत मतलब देश का देश पूरा ना तबाह हो गया, एकदम पूरी तरीके से बंजर बन गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था हमारा यूरोप, देखो हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, लगभग पूरे यूरोप का, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ, इसका असर पूरे यूरोप पे देखने को मिला, क्योंकि यूरोप का अधिकतर कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था। मेन कंट्री जो थे वो तो शामिल थे। अब जब मेन कंट्री शामिल है तो ऑब्वियस ही बात है, इसका असर तो पूरे यूरोप पे दिखेगा। तो साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, यानी कि लोगों के दिमाग पे भी और पैसों के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ा था। दिमाग के ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ा भाई, लाखों लाखों लोग जिंदे मारे गए, हर किसी का परिवार एकदम बेघर हो गया, और वैसी बात है भाई, इसका असर दिमाग पे पड़ेगा। और पैसा तो इसमें इतना ना खर्च हुआ, मतलब जैसे फूंक दिया गया पैसा, होता हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, पैसा फूंक देना मतलब उड़ा देना। लड़ाई इतना भयंकर था कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, बहुत ज़्यादा खर्च। और जब आप कंट्री लेवल पे लड़ाई लड़ते हैं तो वैसी बात है, 1-2 रुपये में तो होने वाला है नहीं, 1-2 करोड़ तो होने वाला खर्च है नहीं, लाखों लाख करोड़ इसमें खर्च हो जाते हैं। तो बहुत भयंकर इसका रिजल्ट देखने को मिला हम लोगों को। आगे, नाउ यूरोप बिकेम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर। सोचो, पहले यूरोप दूसरे कंट्री को कर्ज देता था, अब यूरोप इतना कमजोर बन गया है कि दूसरे से कर्ज ले रहा है। सोचो, यानी कि हमारा जर्मनी किसके अंदर पड़ रहा है, यूरोप के अंदर पड़ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले ना पूरा यूरोप, और यूरोप में खास करके हमारा जर्मनी इतना अमीर था पहले कि एक दूसरे कंट्री को कर्ज देता था। क्रेडिटर मतलब कर्ज देने वाला, और डेटर मतलब कर्ज लेने वाला। सोचो, तो जो पहले कर्ज दूसरे को देता था, अब वो दूसरे से कर्ज ले रहा है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जर्मनी के ऊपर 6 बिलियन पाउंड का फाइन मारा गया है। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, आपने ऑलरेडी अपना पैसा पूरा का पूरा लड़ाई में खर्च कर दिया है, तो आप ये फाइन कहाँ से भरोगे, दूसरे से लोन ही लोगे तभी भर पाओगे, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये अब क्या बन गया, एकदम कर्ज लेने वाला कंट्री बन गया था हमारा पूरा जर्मनी। Those who supported the Weimar Republic are called नवंबर क्रिमिनल्स। अब देखो, जिस भी इंसान ने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया, उस इंसान को हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने नहीं, जर्मनी के लोगों ने क्या नाम दे दिया, नवंबर क्रिमिनल्स कह दिया। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ ना हमारा लगभग नवंबर के महीने में ही हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जर्मनी के जो लोग थे ना, वो किसके खिलाफ थे, वेमार रिपब्लिक के खिलाफ थे। लेकिन कुछ जर्मनी में लोग ऐसे भी थे जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, यानी कि उसका अंधभक्त कह सकते हो आप। तो जिस जिस लोगों ने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, उन सारे लोगों को वहाँ के जर्मनी के लोगों ने क्या नाम दे दिया, नवंबर क्रिमिनल। कहने का मतलब कि आप ना एक तरीके से क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल क्यों है, क्योंकि आप वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सपोर्टर ऑफ वेमार रिपब्लिक वॉज अटैक्ड टाइम टू टाइम। तो जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उसके घर के ऊपर जर्मनी के लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया कि यार तुम जर्मनी के आदमी हो के वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे हो। चलो मानते हैं कि वेमार रिपब्लिक में जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप। तो बेसिकली जो लोग वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उसको
घेर घेर के मारना चालू कर दिया। कहा, कौन लोगों ने? जर्मनी के लोगों ने। और जैसी बात है आगे, सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड ओवर सिविलियंस। तो आपको क्या लगता है वेमार रिपब्लिक चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। तो उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को यानी कि अपने सिपाही को, सिविलियंस मतलब वहां के आम जनता पे कंट्रोल करने के लिए भेज दिया कि जाओ यार तुम भी जाओ, बड़ा ये लोग उछल पुछल कर रहा है, तो देखो यदि कहीं पे कोई उछल रहा है तो उसको पूरी गंदे तरीके से मारो। तो मतलब दोनों तरीके से, इधर से भी मार रहा है उधर से भी मार रहा है, इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव्ड दैट द मेन शुड बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलिन। जर्मनी के लोगों को अब धीरे धीरे लगने लग गया था कि यार अब लड़ाई लड़ना पड़ेगा भयंकर तरीके से, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जर्मनी के लोगों को एग्रेसिव बनाना पड़ेगा। एग्रेसिव मतलब एकदम पूरा गुस्सा वाला आदमी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, चुपचाप रह जाएंगे, ऐसा नहीं। अब जर्मनी बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं तरीके से, यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जर्मनी के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, यानी कि अब उसको समझ में आ रहा है अब कंट्रोल कौन लेना चाह रहा है बताओ, जर्मनी के लोग अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जिसके ऊपर भरोसा किया वेमार रिपब्लिक के ऊपर, वो तो गद्दार निकल गया। अब जर्मनी के लोगों को लग रहा है कि भरोसा किसी के ऊपर नहीं करेंगे, अब अपना पावर अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जर्मनी के लोगों को एग्रेसिव बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मैस्कुलिन बनना पड़ेगा। मैस्कुलिन मतलब ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खैर ये तो हम लोग ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जर्मनी में लड़ाई खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, आगे, द ट्रेंच लाइफ ऑफ द सोल्जर्स वाज वेरी डिफिकल्ट। ट्रेंच लाइफ का मतलब क्या है, जो सोल्जर्स थे उस समय के, जो सिपाही लोग थे, उनको ट्रेंच में रहना पड़ता था, मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, उसमें रहना पड़ता था, और वहीं पे लड़ रह के वो लोग छुप छुप के लड़ाई लड़ते थे। और उस समय पे बहुत ही बर्फीला वाला समय था, ये नवंबर का महीना है। ठीक है, याद रखिएगा। दे ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन डेड बॉडी, दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग। सेलिंग का मतलब है बम्बार्डमेंट। सोचो, यानी कि बॉडी डेथ, मतलब डेड बॉडी उसके सामने पड़ा हुआ है, उसको चूहा खा रहा है, लेकिन उसी गड्ढे में रह रह के उनको लड़ाई लड़ना है। सोचो, गंदा एकदम गंदा वाला बदबू उसको आ रहा है, चूहा डेड बॉडी को खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको उसी गड्ढे में रहना पड़ता था सिपाहियों को, और वहीं पे रह रह के उनको लड़ाई लड़ना पड़ता था। और ये लगभग 1-2 दिन नहीं, 4 साल चला। सोचो, क्योंकि लड़ाई कब तक चला हमारा, 4 साल तक चला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सोचो, ये सब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है भाई, और उनको बम्बार्डमेंट का भी सामना करना पड़ रहा था, यानी कि बार बार उनके सामने बम गिर रहा था, और वो कहीं तो जान चले जा रहे थे, कहीं तो घायल हो जा रहे थे। ऑल्सो देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और जैसे जैसे हमारा युद्ध फैलता चला गया, उसके रैंक भी घटते चले गए। रैंक मतलब एक तरीके से उनका संख्या घटता चला गया। यहाँ पर रैंक का मतलब पोस्ट में समझिएगा, यहाँ पर रैंक का मतलब है कि उसकी मृत्यु होते चली गई भाई, क्योंकि लड़ाई 4 साल लड़ा है ना, 4 दिन या फिर 4 महीने थोड़ी चला है जिसमें कि कम आदमी मारे जाएंगे, 4 साल चला है। तो ऑब्वियस ही बात है, बड़े बड़े ऑफिसर सब मारे जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। आगे, ऑल दीज इवेंट्स अल्टीमेटली प्रमोट कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स। और ये बेसिकली बात कर रहा है हिटलर का, यानी कि ये सारा का सारा जो खेल हमारा चल रहा है, इसी खेल का फायदा किसने उठा लिया, हिटलर ने उठा लिया। यानी कि हम लोग अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद, बेसिकली हम लोग हिटलर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक अभी आप समझो, हालांकि अभी हिटलर के बारे में ना जिक्र किया जाए तो बेटर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी छोड़ो, हिटलर को भी छोड़ो, लेकिन आप यहाँ तक फिलहाल समझ गए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ उसका क्या परिणाम निकला, आपने ये सब चीज़ देख लिया। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या था, तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जर्मनी का हाल जो था वो बद से बदतर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। अब ये क्या था जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो हमारा क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जैसे पिछला वाला क्लास हमारा लंबा हो गया था, तो ये वाला हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।